हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से आप सभी का मैं सतीश कुमार ज्ञानीवार के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, सुप्रभात, खमा गणी। जल्दी से जल्दी सभी बच्चा लोग जुड़ जाइए, क्लास शुरू करने वाले हम लोग। बच्चा लोग हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। और जो भारतीय राज व्यवस्था में हमारा जो पिछली क्लास का जो टॉपिक था वो था प्रियम्बल, प्रस्तावना में हमने पूरी की पूरी प्रस्तावना ही पढ़ दी दोस्तों। प्रस्तावना क्या क्या कहती है, क्या क्या उसके उद्देश्य हैं, और प्रस्तावना के बारे में छोटी से लेकर बड़ी बात, चाहे वो न्याय की बात हो, चाहे वो लिबर्टी स्वतंत्रता की बात हो, चाहे संविधान को अपनाने की बात हो, लागू करने की तिथि वगैरह, बहुत सारी बातें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा वो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि प्रस्तावना का पहला पार्ट ख़त्म हो चुका है। उसमें हमने जो महत्वपूर्ण बातें करनी थी वो लोग हम कर चुके हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो बच्चों ध्यान दीजिए, लास्ट क्लास में मैंने यह भी देखा कि कमेंट बॉक्स के अंदर बच्चों में आपसी मतभेद हो रहा है कि कुछ बच्चे पहले रिप्लाई कर रहे हैं, ताकि उससे क्या है कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि आधे बच्चे पहले जवाब दे रहे हैं, तो जो नया बच्चा है उसको समस्या होती है। तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो बच्चे पढ़ चुके हैं या कुछ बुक लेके बैठे रहते हैं, तो आप लोग साथ साथ में कमेंट ना दें, कमेंट्स ना करें, उन पे ध्यान ना दीजिए। और जो बच्चा पढ़ने वाला है वो सिर्फ उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स को इग्नोर कर दीजिए कम्प्लीटली। आप लोग जो बोर्ड पे डाटा आपको मिल रहा है आप सिर्फ उसी पे ध्यान दीजिए, और अपनी नोटबुक जो आप साथ में लेके बैठे हैं कि जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लग रही है आप उसको नोट कीजिए, या स्क्रीनशॉट लेने का मैं आपको टाइम दे दूँगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन आपस में ये जो मतभेद है, ये लड़ाई झगड़ा ना करें। स्टूडेंट लाइफ सिर्फ पढ़ने के लिए होती है, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं है। आप अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में रखें। ये जो लड़ाई झगड़े हैं, जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि हमें भारत में भाईचारे की भावना को बनाए रखना है, तो आपसी खींचतान ना करें। भारत एक बहुत ही प्यारा देश है, जिसमें जो भारतीय संस्कृति है वो यही कहती है कि मिलजुल के रहें, आपसी भाईचारे से रहें, प्रेम भाव हो आपस में। तो लड़ाई झगड़ा हमें नहीं करना है दोस्तों। बात करेंगे आज प्रस्तावना के पार्ट 2 को लेकर के, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। कल की क्लास में हम लोगों ने जो हम भारत के लोग जैसे स्टेटमेंट से शुरू करके हम संविधान को अंगीकृत आत्मर्पित करते हैं, पूरी की पूरी प्रस्तावना पढ़ी, एक एक शब्द जो उसके अंदर था उसका मतलब मैंने आप लोगों को बताया। आज बात करेंगे प्रस्तावना का जो बचा हुआ भाग है। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रियम्बल, प्रस्तावना। बच्चा लोग, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि प्रस्तावना संविधान का परिचय है, जो स्वतंत्रता, न्याय, समानता और भाईचारे की भावना को हमारे देश में पैदा करती है, भाईचारे की भावना लोगों के अंदर भरती है। अब इसके अलावा जो एक्स्ट्रा से जो इसके बारे में जो बातें रहती है, जहाँ से क्वेश्चन आता है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रस्तावना की बची हुई कहानी। बात की जाए प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार ही, यहां ध्यान दीजिएगा, एक बार, वन टाइम, एक बार ही संविधान संशोधन हुआ है, कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रस्तावना में, प्रियम्बल में ओनली वन टाइम अमेंडमेंट हुआ है, केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। संशोधन का मतलब होता है बदलाव, परिवर्तन, चेंजेस, जो भी आप कहना चाहें। जो संशोधन है दोस्तों मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, साधारण और एक बहुमत से। हम लोग बात करेंगे कि साधारण प्रक्रिया क्या है संविधान संशोधन की, और मेजोरिटी वाली प्रक्रिया क्या है, कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है संशोधन। अभी तक जैसे 104 संविधान संशोधन हमारे जो हो चुके हैं, इसमें सारे के सारे जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है मैं आपको सारे के सारे पढ़ाऊँगा, टेंशन फ्री रहिए आप लोग। लेकिन यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारी जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में
कुल कितनी बार संविधान संशोधन हो चुका है? आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 1 एंड डी एक बार भी नहीं। तो हमारा उत्तर होना चाहिए केवल एक बार, ओनली वन टाइम हमारी प्रस्तावना में संविधान संशोधन हुआ है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार। संशोधन का आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हो अमेंडमेंट। एक बार ही संविधान संशोधन हुआ है। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि जो संविधान संशोधन हुआ, यह संविधान संशोधन कौन सा था? ध्यान दीजिएगा, वह था हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे कि प्रस्तावना में केवल एकमात्र संविधान संशोधन कौन सा हुआ? 4 ऑप्शन फिर से आपको दिए जाएंगे, 42वां, 44वां, 46 या 31, वटेवर, जो भी 4 ऑप्शन रहेंगे आपको पता होना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन 1976 प्रस्तावना से रिलेटेड। हालांकि इस 42वें संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा भी देते हैं, लघु संविधान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इस पे हम लोग बात करेंगे जब हम लोग भाग 3 डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल राइट्स वाला। मैं आपको बताऊंगा कि इस 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है। यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग कि प्रस्तावना में अभी तक कुल कितनी बार संविधान संशोधन हुआ? एक बार। और एकमात्र जो संविधान संशोधन प्रस्तावना में ओनली वन, केवल एक ही जो संविधान संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 प्रस्तावना में। और इस संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या जो स्टेटमेंट है, तथ्य है हमारी प्रस्तावना में, उनको जगह मिली। ध्यान दीजिएगा, 42वां संविधान का जो प्रभाव है, प्रभाव प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ता है। और वो 3 शब्द मैंने आपको पिछली क्लास में पूरा का पूरा मैं आपको बता चुका हूँ कि जो समाजवादी वर्ड था, जो पंथ निरपेक्ष था, जो अखंडता थी, तीनों के तीनों 42वें संविधान संशोधन 1976 की देन है हमारे भारतीय संविधान की आत्मा में, प्रस्तावना में। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 का जो प्रभाव है प्रस्तावना में देखने को मिलता है, तो वो 3 शब्द है। ध्यान दीजिएगा, 3 शब्द जो जोड़े गए, हमारा पहला शब्द समाजवादी, दूसरा जो मैंने आपको बताया पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता। इंग्लिश में आप लोग लिख सकते हो सोशलिस्ट, दिस इज सेक्युलर एंड दिस इज इंटीग्रिटी। बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, पहला समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तीनों के तीनों। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है अलग अलग, उसको ध्यान से सुनिएगा बच्चा लोग कि समाजवादी शब्द प्रस्तावना में कौन से संविधान संशोधन की देन है? उत्तर होना चाहिए हमारा 42वां संविधान संशोधन। पंथ निरपेक्ष का पूछा जा सकता है कि पंथ निरपेक्ष जो शब्द है इसको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? 42वां। अखंडता का भी पूछा जा सकता है कि अखंडता को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जगह दी गई? तब भी हमारा जवाब एक ही होगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके अलावा अगर पेयर्स की बात करूं, जोड़ों में क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को जगह दी गई?
तब ऑप्शन कैसे बनाएगा? ऑप्शन ए दे देगा समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन बी दे देगा पंथ निरपेक्ष और अलग ऑप्शन, सी दे देगा अखंडता और अलग ऑप्शन। तो उन चारों में एक ही आंसर ऐसा बनेगा जो हो सकता है कि दो जो हमारे वर्ड है ये दो हो, तीन तीन का ग्रुप भी बनाया जा सकता है कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष, तीसरा न्याय या वटेवर, लेकिन हमें ध्यान रखना है समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों शब्दों का मतलब मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। जिन बच्चों को इन तीनों शब्दों का मतलब नहीं पता वो पिछली क्लास देख सकते हैं। दोबारा से मैं रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप लोग सीरियसली पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो इसमें नुकसान आप लोगों का ही है, मारो कि नहीं जावे लो। तो आप लोग ध्यान रखें, समाजवादी की बात अगर मैं फिर से आपको बता ही दूँ, चलो समाजवादी जो है भारत में इसका जो रूप है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की झलक देखने को मिलती है। लोकतांत्रिक समाजवाद का जो एग्जाम्पल है भारत में जो फॉलो किया जाता है वो है मिश्रित समाजवाद, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि समस्त संसाधनों पे सरकार अपना अधिकार जमा सकती है। जो निजी और सार्वजनिक जो क्षेत्र है वो एक दूसरे के सह अस्तित्व में हैं, जिनका मुख्य टारगेट है कि समाज में जो लोग रह रहे हैं उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त हो, उनको समान दृष्टि से देखा जाए, उनको फील हो कि हम लोग सारे के सारे इक्वल हैं, अज्ञानता को ख़त्म किया जा सके, असमानता को ख़त्म किया जा सके। बहुत सारे प्रावधान समाजवादी के रूप में देखने को मिलते हैं। हालांकि इस वर्ड को लेकर के दो तीन बार केसेस भी उठे, मुद्दे उठे कि इस शब्द की प्रस्तावना में कोई जगह नहीं है, क्योंकि यह खाली पढ़ने लायक मात्र है। इसको जो फॉलो है, इसका जो पालन है इस शब्द का, हमारे भारत में कहीं देखने को नहीं मिलता। खैर, इनकी बातें हम लोग केसेस में करेंगे। पंथ निरपेक्ष के बारे में मैंने आपको बताया कि राज्य का, सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होता, सभी धर्म सरकार की दृष्टि से बराबर है। अखंडता, देश के टुकड़े नहीं किए जा सकते। भारत राज्यों का संघ है, किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ हमने बात की सबसे पहले कि प्रस्तावना में कुल कितनी बार संविधान संशोधन हो चुका है? केवल एक। और वो प्रस्तावना में जो अमेंडमेंट है कौन सा है? 42। कब हुआ? 1976। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? तो आप लोगों को पता होना चाहिए। 1976 ऑप्शन दे देगा, 1977 दे देगा, 1978 दे देगा और एक ऑप्शन डी दे देगा कि इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर होना चाहिए 1976। देन नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है, इसका प्रस्तावना में प्रभाव क्या देखने को मिलता है? तो जो प्रभाव है वो तीन शब्दों को जोड़ने से, जो प्रस्तावना में इनको जगह दी गई, तीन शब्दों को जोड़ा गया इस अमेंडमेंट से। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, तीनों का मतलब मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बता चुका हूँ कि समाजवादी शब्द कौन से संविधान संशोधन की देन है, पंथ निरपेक्ष कौन से संविधान संशोधन की देन है, और अखंडता कौन से संविधान संशोधन की देन है। तीन शब्द जोड़े गए थे जो केवल और केवल भारतीय संविधान के जो संवैधानिक इतिहास है उसमें प्रस्तावना में एक बार का नाम मात्र, जो ओनली एक ही संविधान संशोधन जो इन तीन शब्दों को जोड़ता है। अगली बात करें तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है यह संविधान की आत्मा कहलाती है। तो ऐसे जो कुछ शब्द है कि आत्मा किसने कहा, सार भी कहा जाता है, इंट्रोडक्शन लेटर भी कहा जाता है और भूमिका, प्रीफेस भी कहा जाता है। तो इन शब्दों को लेकर के हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ से भी आपको ये इन बातों का नॉलेज होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, सार, कुंजी, जन्म कुंडली। आप लोग देख पा रहे हो कि प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा, सार, कुंजी, जन्म कुंडली और लिख सकते हैं आप लोग परिचय पत्र,
भूमिका etc एटसेट्रा। पूछा जाए संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो उत्तर होना चाहिए प्रस्तावना। किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो आर्टिकल 32 विल डिस्कस लेटर, क्योंकि वह मूल अधिकारों में आएगा कि कौन से अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है, वह अनुच्छेद बनता है हमारा 32। सीधा अगर टॉपिक वाइज पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा की संज्ञा दी जाती है, ऑप्शन ए प्रस्तावना, बी मूल अधिकार, सी DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाई और बहनों ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ लिख देता हूँ इंग्लिश में, तो हमारा उत्तर बनेगा प्रस्तावना। संविधान की आत्मा भी प्रस्तावना, सार भी प्रस्तावना, की नोट कुंजी कह दो प्रस्तावना, जन्म कुंडली प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन लेटर प्रस्तावना, भूमिका तो भी प्रस्तावना। इंग्लिश में आप इसको लिख सकते हो एब्स्ट्रैक्ट, ये की नोट की लिख दो, जन्म कुंडली हॉरोस्कोप, और परिचय पत्र की बात करूं इंट्रोडक्शन लेटर, एंड भूमिका दिस इज प्रीफेस। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो है संविधान हमारा, संविधान की जन्म कुंडली की संज्ञा किसे दी जाती है, उत्तर होगा प्रस्तावना। कुंजी किसे कहा जाता है, उत्तर होगा प्रस्तावना। सार किसे कहा जाता है, प्रस्तावना। आत्मा, परिचय पत्र, भूमिका। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि चलो हम लोग जब इनमें से कोई भी अगर चीज़ पूछी जाए तो हम लोग इसका जवाब दे देंगे कि प्रस्तावना। परिचय पत्र की संज्ञा किसने दी, कुंजी की संज्ञा किसने दी, आत्मा की संज्ञा किसने दी, तो यहाँ से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान की जो आत्मा कहा, सोल कहा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा ठाकुरदास भार्गव ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा प्यारे बच्चों कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जरूर जाता है, लेकिन किसने कहा, हमारा उत्तर होना चाहिए ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किसने कहा, पंडित नेहरू ने, अंबेडकर ने, KM मुंशी ने या ठाकुरदास भार्गव ने। देन हमारा जो उत्तर है, जो जवाब है हमारा, वो होना चाहिए ठाकुरदास भार्गव। अगली बात करूं, प्रस्तावना को ज्वेल सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो ज्वेल वर्ड है साथियों, ज्वेलरी जो हमारे आभूषण है उस वर्ड से बना ये ज्वेलरी। तो हम लोग LERY और लिखते हैं तो ज्वेलरी बन जाएगा, आभूषण जो रत्न होते हैं। तो आप लोग अगर इसको हिंदी में लिखो तो आप लोग रत्न या आभूषण कह सकते हो कि संविधान का रत्न किसे कहा गया, संविधान का आभूषण प्रस्तावना को कहा गया। लेकिन किसने कहा है, किस व्यक्ति ने प्रस्तावना को ज्वेल सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी है, तो हमारा जवाब होना चाहिए ठाकुरदास भार्गव। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, जहां मैंने आपको यह बताया कि प्रस्तावना जो संविधान की आत्मा है किसने कहा, ठाकुरदास भार्गव। प्रस्तावना को ज्वेल सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा, ठाकुरदास भार्गव। नेक्स्ट बात करूं, आइडेंटिटी कार्ड, परिचय पत्र लिख सकते हो आप लोग, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। परिचय पत्र संविधान का की प्रीएम्बल जो प्रस्तावना है
वो आइडेंटिटी कार्ड है संविधान का, यह कहने वाले शख्स का नाम है नानी पालकीवाला। ये न्यायविद थे पेशे से, और दोस्तों इनकी याद में जो टिकट, डाक टिकट है वो भी जारी हुआ था। नानी पालकीवाला पे हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग केसेस पे आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रस्तावना को आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा संविधान की, नानी पालकीवाला। आत्मा किसने कहा, ठाकुरदास भार्गव। और ज्वेल सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा, ठाकुरदास भार्गव। अगली बात करूं, की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। की जो प्रस्तावना है वो की नोट है, कुंजी पत्थर, कुंजी लिख दो आप लोग। कुंजी कहा अर्नेस्ट बारकर ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा बच्चा लोग यहाँ से कि प्रस्तावना को की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कुंजी पत्थर या कुंजी की संज्ञा किसने दी प्रस्तावना को, अर्नेस्ट बारकर ने। आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने। ज्वेल सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ठाकुरदास भार्गव ने। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तावना को किसने कहा, नानी पालकीवाला। और नाम में नानी आ रही है, मतलब आनी है क्या, लुगाई है, महिला नहीं है, ये आदमी है दोस्तों, मिनक है। तो नानी पालकीवाला जी ने कह दिया। उसके बाद जो प्रस्तावना है की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कहा अर्नेस्ट बारकर ने। याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लेना बच्चों। आप लोग चाहो तो ये जो महत्वपूर्ण बात है, दिस वन, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, टाइम है आप लोगों के पास। इसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आप लोगों के पास समय का अभाव है, क्योंकि आप लोग बहुत बिजी हो, दिख रहा है मेरे को। तो आप लोग आराम से जब भी आपको 24 घंटे में टाइम मिले, आप लोग वीडियो को दोबारा प्ले करके देख सकते हो। और जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को साथ साथ में याद हो रहा होगा, जो बच्चे कंटिन्यू बने हुए हैं, भाई जितनी ज़्यादा सिटिंग पावर सफलता उतनी नज़दीक। जितना आप लोग बैठ के जितनी ज़्यादा सिटिंग पावर दोगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, सफलता उतनी ही नज़दीक आएगी। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। नेक्स्ट बात करें कि प्रस्तावना को संविधान का ब्लूप्रिंट ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा किसे दी जाती है, या ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, एक ही बात है। और प्रस्तावना को संविधान का ब्लूप्रिंट कहने वाला शख्स है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चा लोग यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है, आत्मा, सार, कुंजी। तो जो महत्वपूर्ण संज्ञाएं हैं कि प्रस्तावना को ब्लूप्रिंट किसने कहा संविधान का, आत्मा किसने कहा, की नोट किसने कहा। इसके बाद नेक्स्ट बात करूं, प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली, हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो नेक्स्ट संज्ञा दी जा रही है प्रस्तावना को कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। और जन्म कुंडली कहने वाले जो सदस्य थे प्रारूप समिति के एम मुंशी। और के एम मुंशी का पूरा नाम मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, एक बार फिर से लिख रहा हूँ, कन्हैया लाल
माणिक्यलाल मुंशी। प्रारूप समिति में शुरू से ही जो कांग्रेसी थे वो के मुंशी थे। फिर से एक बार देखिएगा, प्रस्तावना में अभी तक का केवल एकमात्र संविधान संशोधन जो मैंने आपको बताया एक ही हुआ है, 42वां। कब हुआ? 1976 में। नेक्स्ट बात की, ये जो अमेंडमेंट था जो एक ही हुआ, इसके द्वारा प्रस्तावना में किन किन शब्दों को जगह दी गई? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, 3 शब्दों को जगह दी गई। कैसे क्वेश्चन बनेगा मैं आप लोगों ने बता चुकी हूँ। अगली बात करूँ तो प्रस्तावना को संविधान में क्या क्या संज्ञाएं दी जाती है? लाइक सॉ, लाइक एब्स्ट्रैक्ट, की, हॉरोस्कोप एंड इंट्रोडक्शन लेटर, आइडेंटिटी कार्ड एंड प्रीफेस। अगली बात हमने की कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने। नाम याद रखिएगा। ज्वेल सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यह भी ठाकुरदास भार्गव ने। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नानी पालकीवाला। इसके बाद की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अर्नेस्ट बारकर। नेक्स्ट ब्लूप्रिंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, ये कहा के एम मुंशी ने, कल्याणलाल माणिक्यलाल मुंशी। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद जो अगली बात आती है वो आती है केसेस से। और केसेस यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहती है। प्रस्तावना में ज़्यादातर जो मुख्यतः क्वेश्चन है वो प्रस्तावना के जो केसेस है वहीं से बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रस्तावना से संबंधित वाद, केसेस रिलेटेड टू प्रीएम्बल। केसेस रिलेटेड टू प्रीएम्बल बात करें प्रस्तावना को लेकर के जो 3 से 4 जो महत्वपूर्ण केसेस हुए, इन केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उस निर्णय से क्वेश्चन बनता है। आपसे पूछा जाएगा कि आपको निर्णय देगा और पूछेगा कि यह निर्णय कौन से केसेस की बदौलत आया। तो ध्यान दीजिएगा, पहले केस की बात करने जा रहा हूं जो बहुत ही आसान है। पहला जो केस था वह था यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद। और ये हुआ 1957 में। तो इंग्लिश में लिखूं इसको दोस्तों, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल केस। अगर पूछा जाए कि यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मूल अधिकारों से, प्रस्तावना से, नीति निर्देशक तत्वों से, या ऑप्शन डी कोई सा बना देगा? हमें याद रखना है प्रस्तावना से। तो इस केस का जो क्वेश्चन बनेंगे इस केस से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद केस कब हुआ? 1957 में। और इसका जो रिजल्ट था, ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट प्रस्तावना से संबंधित क्या था? निर्णय की बात करूं, रिजल्ट की बात करें, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि ये जो केस था यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद,
सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिजल्ट दिया कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अब जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है कि प्रस्तावना को न्यायालय में चेंज नहीं किया जा सकता। तो ध्यान दीजिएगा, पहला केस हमारा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो केस है साथियों इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण हमारा जो आगामी 2 केस रहेंगे वो 2 महत्वपूर्ण केस है। नेक्स्ट केस पे ध्यान दीजिएगा, बेरुबारी यूनियन केस 1960, हिंदी में बेरुबारी संघवाद। बेरुबारी संघवाद 1960। यहाँ भी बात करेंगे हम लोग रिजल्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। इस केसेस से रेलवे एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और जो लास्ट एलडीसी का एग्जाम था उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आया था इसी केस से। पहला जो क्वेश्चन था वो तो मैंने आपको बताया कि बेरुबारी केस इज रिलेटेड टू, देन 4 ऑप्शन विल बी देयर। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे कि जो बेरुबारी संघवाद है किससे संबंधित है, प्रस्तावना से। ये तो आपको पता लग गया। कब हुआ, 1960 में हुआ। रिजल्ट देखो भाई, अगर आप रिजल्ट की बात करा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लो, इस केस में जो फैसला आया उसने साफ साफ यह कह दिया कि जो लोग इसको संज्ञा दे रहे हैं कि संविधान री आत्मा है, सार है, कुंजी है, जन्म कुंडली है, लेकिन यहाँ बेरुबारी संघ केस में साफ साफ शब्दों में कह दिया गया कि भाई साहब तो संविधान रो भाग ही नहीं है, तो यूँ संबंधित थे माथा पच्ची ना करो तो ही फायदे में रहोला। तो यहाँ देखो कि कौन से वाद में यह कहा गया कि प्रिम्बल इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन आंसर शुड बी बेरुबारी यूनियन केस। जी हाँ, याद रखिएगा, बेरुबारी यूनियन केस 1960। यहाँ आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिएगा, प्रिम्बल is not a part of constitution। याद रखिएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो रिजल्ट्स है हमारे, रिजल्ट से क्वेश्चन आता है कि पहला जो केस था यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपालवाद, उसमें साफ साफ शब्दों में कहा गया कि जो प्रस्तावना है उसको न्यायालय में चेंज नहीं किया जा सकता। बेरुबारी साफ साफ शब्दों में कह रहा है कि यह प्रस्तावना जो है संविधान का भाग ही नहीं है। एलडीसी में जो लास्ट क्वेश्चन था वो यहीं से था कि बेरुबारी संघवाद में जो रिजल्ट रहा वो क्या था, या उल्टा पूछा जा सकता है कि कौन से केस में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान रो भाग कौन नहीं है, भाग नहीं है। तो उत्तर याद रखियो भाइयों, बेरुबारी संघवाद 1960। रिजल्ट याद रखना कि प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं बताने वाला केस कौन सा, बेरुबारी संघवाद। इसके बाद अगर बात की जाए जो नेक्स्ट केस आएगा वो है हमारा 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे बड़ा फैसला कहूँ, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो केस कहूँ यही था केशवानंद भारती। इससे पहले भी 1967 में गोलकनाथ एक केस आया था दोस्तों। गोलकनाथ केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट दिया कि संसद जो है मूल अधिकारों में जो अधिकार है, मूल अधिकार, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। तो वह भी एक रिजल्ट था। इससे पहले MC कूपर केसेस आया, साथ ही साथ माधवराव सिंधिया केस आया। इन तीनों केसेस को जो चुनौती दी गई तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा, उनके जो रिजल्ट थे जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए उस निर्णय के विरुद्ध गई इंदिरा गांधी। लेकिन बाद में जो रिजल्ट था वो 1973 का केशवानंद भारती वाला केस। चलिए बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद।
इंग्लिश में लिख सकते हैं आप लोग, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस 1973 जहां यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद 1957, दूसरो बेरूबारी 1960। इसके बीच में मैंने आपको बताया कि एक गोलकनाथ केस भी आया था। इसके बाद 1970 में जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ने 3 से 4 संशोधन किए, 24वां, 25वां, 26वां और 29वां। ये चारों संशोधन माधवराव सिंधिया केस, MC कूपर केस और साथ ही साथ तीसरा गोलकनाथ केस, इन तीनों केसेस के जो निर्णय थे उनको चुनौती दी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। लेकिन उसके बाद जो ऐतिहासिक फैसला आया, सबसे बड़ा फैसला इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंद भारती बनाम केरला जवाद। इसकी कहानी की बात करूं दोस्तों, तो जो रिजल्ट है वो तो हम लोग लिखेंगे, रिजल्ट से क्वेश्चन आएगा। बात करते हैं कि यह मामला क्या था, ध्यान दीजिएगा। पहली बात आप लोग याद रखें, भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे बड़ा फैसला। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे बड़ा फैसला क्या था इस केस में। ध्यान दीजिएगा कि केरल में इडनीर जगह थी, यहां एक हिंदू मठ था दोस्तों। केरल में एक हिंदुओं का मठ था और इस हिंदू जो मठ था, इसके जो मठाधीश की बात करूं, मठाधीश थे केशवानंद भारती। ध्यान दीजिएगा कि केरल में एक इडनीर नामक जगह में हिंदू मठ था और इसके मठाधीश थे केशवानंद भारती। उसी समय में केरल सरकार ने 2 भूमि सुधार के अधिनियम पारित किए। केरल सरकार ने, ध्यान दीजिएगा, भूमि सुधार कानून लागू किए, या उस समय भूमि सुधार को लेकर एक कुछ संशोधन की बातें कही। तो ये जो केरल सरकार ने जो भूमि सुधार को लेकर के जो उस समय जो प्रावधान किए, तो इसका प्रभाव पड़ा इस मठ पे। मठ को प्रतिबंधित कर दिया गया, जो प्रॉपर्टी वगैरह थी सब सील करने के आदेश आ गए। इसका विरोध किया केशवानंद भारती ने, केरल सरकार के खिलाफ विरोध किया कि यह हमारे संवैधानिक जो हमारे अधिकार है उनका साफ साफ उल्लंघन हो रहा है। इस केरल सरकार का ये जो फैसला था, जो भूमि सुधार को लेकर के कि धर्म संबंधी जो चल अचल संपत्ति है उस पर बैन लगाया गया इस मठ की। तो केशवानंद जो भारती जी है, जका महाराजा, इन महाराज ने इसका घोर विरोध किया और बोला कि मैं इसका विरोध करता हूं। केरल सरकार को चुनौती दी। केरल सरकार को ही नहीं, इन्होंने केंद्र सरकार को चुनौती दी। और उस समय केंद्र सरकार की मुखिया थी आयरन लेडी, भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। तो केंद्र सरकार ने जब भूमि सुधार कानून लागू किया, इसका व्यापक प्रभाव पड़ा मठ पर। इसके बाद ये जो केशवानंद भारती मामला है, केशवानंद भारती जी ने आर्टिकल 26 का हवाला दिया।
केशवानंद भारती जी ने आर्टिकल 26 का हवाला दिया और इन्होंने ये बात बोली कि आर्टिकल 26 भारत के हर एक नागरिक को धर्म का प्रबंध करने और धर्म संबंधी चल अचल संपत्तियों को अर्जित करने का अधिकार देता है। और यह जो कानून बना है, जो केरल सरकार ने जो भूमि सुधार संबंधी जो कानून लागू किया है, यह हमारे संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। तो इसके बाद हुआ क्या दोस्तों, 68 दिनों तक सुनवाई हुई और दलीलों की बात करूं तो दलीलें चली 31 अक्टूबर 1972 से 23 मार्च 1973 दलीलें पेश की गई। 60 से 70 देशों का अध्ययन किया गया कि यह जो चुनौती दी गई है क्या यह सही है या गलत है। और इसके बाद 24 मार्च 1973 को इसका रिजल्ट आया। ऐतिहासिक निर्णय साफ साफ लिखा गया, प्रस्तावना संविधान का भाग है। जो इसका महत्वपूर्ण जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजल्ट दिया वो तो यह बात कह रहा था कि प्रस्तावना के मूल ढांचे को, संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। लेकिन मैं पिछले दोनों जो केसेस थे उनका एक साथ रिजल्ट यहाँ लिख रहा हूँ कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। न्यायालय में जहां बेरूबारी संघवाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इस केस में रिजल्ट पलटा भाग है। न्यायालय में चेंज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करूं संविधान के मूल ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को बदला नहीं जा सकता। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा फैसला कि जो केशवानंद भारती जो मामला था, इसमें जो अंतिम रिजल्ट है कि जिस प्रकार से संविधान के अन्य भागों में संशोधन किया जा सकता है, उसी प्रकार से जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है जो संविधान का, आप उसके मूल ढांचे को बदलाव नहीं कर सकते। आप इसमें संशोधन कर सकते हो, लेकिन देयर विल बी नो चेंजेस विद इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। तो आप लोग चाहो तो इस केस का जो निर्णय है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास, कि संविधान के बेसिक जो डाटा इसको बदला नहीं जा सकता। तो ध्यान दीजिएगा, हमने बात की कि जो तीनों केसेस है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, बेरूबारी संघवाद, इसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद की भारतीय संविधान इतिहास का सबसे बड़ा फैसला। नेक्स्ट जो बात की हमने कि जो केशवानंद भारती जी कौन थे, क्या वजह रही, उन्होंने आर्टिकल 26 का हवाला दिया, 68 दिनों तक सुनवाई हुई, दलीलें चली। इसके बाद जो रिजल्ट आया, रिजल्ट आपके सामने है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, न्यायालय में चेंज किया जा सकता है, परंतु इसके मूल ढांचे से खिलवाड़ नहीं होगा। सबसे बड़ा फैसला प्यारे बच्चों कि संविधान के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता, यह इसका रिजल्ट था। अंतिम केस की बात करूं, SR बोम्मईवाद 1994, रिजल्ट याद रखें, निर्णय याद रखें। प्रस्तावना संविधान का, प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है, ये रिजल्ट भी याद रखें। जो कि प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो रिजल्ट था SR बोम्मईवाद 1994 में।
तो ध्यान दीजिएगा, यूनियन ऑफ इंडिया बना मदन गोपालवाद, पहला केस 1957, दूसरा बेरूबारी संघवाद 1960, तीसरा जो हमने बात की कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। केशवानंद भारती मामले में 13 जजों की पीठ बैठी, 7 पक्ष में थे और 6 विपक्ष में। इन 13 जजों में और उस समय जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे SM सीकरी, जिनकी दिशा निर्देशों में रिजल्ट आया। तो रिजल्ट यही था कि प्रीएम्बल इज़ ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन अमेंडेड टू बट देयर विल बी नो चेंजेस विद इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और अंतिम SR बोमईवाद, प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है। तो ये हमने आज डिस्कस किया कि प्रस्तावना में संशोधन कौन सा, संज्ञा क्या क्या दी जाती है, और प्रस्तावना को लेकर के चारों के चारों केस जो मैंने आप लोगों को बता दिए। तो दोस्तों, इस प्रस्तावना के दोनों पार्ट्स को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अनुसूचियों की। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। हैव ए गुड डे। जय हिंद।